ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, so let's begin the session. This is lecture number 48 and today we are going to start unit number 6, that is virtual machine and modern operating system, and it is a part 1. So सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअल मशीन कैसे बनाई जाती है और लेटेस्ट जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके बारे में डिटेल आएगी, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो अभी लेटेस्ट काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो उन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा। और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे एक हाइपर वायर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, एक टूल यूज़ होता है जो कि एक ओरेकल का प्रोडक्ट है, VMware उसका नाम है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक साथ उस वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वर्चुअल मशीन नेम जो सजेस्ट कर रहा है वर्चुअल, दैट इज नॉट फिजिकल। सो ऐसी मशीन भी होती है जिनको हम वर्चुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि मैं अपनी मशीन की बात करूं तो ये एक फिजिकल मशीन है जिसमें फिजिकली प्रोसेसर लगा हुआ है मदरबोर्ड में, प्राइमरी मेमोरी लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मदरबोर्ड में लगे हुए हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऐसी मशीन को एक्सेस करना चाहता हूं या किसी ऐसे मशीन के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता हूं जो किसी दूसरी लोकेशन पर है, तो मैं उन रिसोर्सेज को एज अ रेंट पे ले सकता हूं और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं वहां पे फुलफिल करा सकता हूं। रेंट से लेने का मेरा मतलब है कि हम कुछ ऐसे हाईली एक्सपेंसिव रिसोर्सेज जो हम परचेस नहीं कर सकते, ऐसे रिसोर्सेज जिस मशीन पर अवेलेबल होते हैं उनको हम वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। अब वो चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वर्चुअल मोड में एक्सेस कर सकते हैं, किसी हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी हम वर्चुअल मोड में एक्सेस कर सकते हैं और किसी फाइल या किसी एप्लीकेशन को भी हम वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट क्यों आया है? क्योंकि हम हाईली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम को परचेस करना नहीं चाहते। हमारे पास यदि मशीन में केवल विंडोज 7 है या विंडो XP है, कम स्पीड का प्रोसेसर है, फिर भी हमें अगर बड़ी मशीन चलानी है तो हम वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सो वर्चुअल मशीन में हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि काफ़ी सारे प्रोसेसर्स हैं और हर एक प्रोसेसर के अंडरलाइन कोई ना कोई कर्नल है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरलाइन कुछ रिसोर्सेस हैं और सारे प्रोसेसर उस प्रोसेसेस को सॉल्व करते रहते हैं। सो यदि हम डेफिनेशन देखें वर्चुअल मशीन की, द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड अ वर्चुअल मशीन इज टू एब्स्ट्रैक्ट द हार्डवेयर ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर लाइक CPU, memory, disk drive, interface card and so forth into several different execution environment, thereby creating the illusion that each separate execution environment is running its own private computer. लेफ्ट हैंड साइड पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसको फिजिकल मशीन कहा जाता है और इस फिजिकल मशीन में जो भी हार्डवेयर यहाँ पे कनेक्टेड है, इसी के साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पता है कि एक कर्नल पोर्शन होता है और इस कर्नल पोर्शन का काम होता है कि हार्डवेयर और प्रोसेसेस को एक्सेस करवाना, इनके बीच में इंटरफेस क्रिएट करना, यूजर की प्रोसेस और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करना। तो ये हमारी फिजिकल मशीन है जिसमें एक फिजिकली प्रोसेसर लगा हुआ है, कर्नल लगा हुआ है एंड हार्डवेयर लगे हुए हैं। तो एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है इसे हम वर्चुअल नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर सारे डिवाइसेस फिजिकली कनेक्टेड है। मदरबोर्ड में हमें CPU दिखाई देगा, प्रोसेसर्स यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी है और वो प्रोसेसर
कई सारी प्रोसेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। कर्नल उन दोनों के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, क्योंकि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर फिजिकली इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसका पूरा फाइल स्ट्रक्चर आप सी पार्टीशन में देख सकते हैं। और हम हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकते हैं यदि हमारे मशीन से प्रिंटर कनेक्टेड है या स्कैनर कनेक्टेड है, कोई लाइट पेन कनेक्टेड है, कोई भी डिवाइस अगर कनेक्टेड है हमारी मशीन से, तो हम उन हार्डवेयर को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल मशीन कहलाता है, जिसमें किसी भी टाइप का इल्यूजन, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होता है कि हमारे मशीन में कितने प्रोसेसर है और हमारी प्रोसेस को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक प्रोसेसर है तो वही प्रोसेसर यूजर की सारी प्रोसेस को हैंडल कर रहा होगा। बट अगर हम राइट हैंड साइड पे बात करें तो हम कुछ हार्डवेयर जो कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड के सारे इक्विपमेंट, इन सारे को हम हार्डवेयर कहते हैं। इसके ऊपर यदि हम वर्चुअल मशीन का इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो वर्चुअल मशीन के थ्रू हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पार्टीशंस बना के रखे हुए हैं, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3। हर एक वर्चुअल मशीन में हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसका कर्नल उन प्रोसेसेस को मैनेज करता है। तो वर्चुअल मशीन 2 का भी एक कर्नल होगा, वर्चुअल मशीन 3 का भी एक कर्नल होगा। तीनों वर्चुअल मशीन इंडिविजुअली परफॉर्म होगी और सारे वर्चुअल मशीन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और एक प्रोसेसर होगा जो प्रोसेसेस को सॉल्व करेगा। यहाँ पे वर्चुअल मशीन एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि यूजर के सारी जो प्रोसेसेस है वो इंडिविजुअल प्रोसेसर सॉल्व कर रहा है। सभी यूजर को ऐसा लगेगा कि उसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेसर को डेडिकेटेडली सॉल्व कर रहा है। बट यहाँ पर एक्चुअली में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चल रहे होते हैं। सो डायग्राम ए बताता है नॉन वर्चुअल मशीन एंड डायग्राम बी शो करता है वर्चुअल मशीन। और वर्चुअल मशीन को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कुछ टूल यूज करने होते हैं। VMware उस टूल का नाम है, जो कि ओरेकल का प्रोडक्ट है, या वर्चुअल बॉक्स या वर्क स्टेशन, ये सारे हाइपरवाइजर टूल्स के नाम हैं जो वर्चुअल मशीन को बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें वर्चुअल मशीन में, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल मशीन इटसेल्फ। वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर में ये हमेशा कर्नल मोड में रन होते हैं। हमने प्रोसेस के समय बात की थी कि 2 मोड होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड, कर्नल एरिया और यूजर एरिया। तो वर्चुअल मशीन के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो हमेशा कर्नल मोड में रन होते हैं और वर्चुअल मशीन इटसेल्फ यूजर मोड में रन होती है। जस्ट एज द फिजिकल मशीन हैज 2 मोड्स, however so must of virtual machine. Consequently, we must have a virtual user mode and virtual kernel mode, both of which run in a physical user mode. ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है कि वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर कहाँ पे रन होते हैं और वर्चुअल मशीन इटसेल्फ कहाँ पे रन होती है। सो यदि हम वर्चुअल मशीन को डिफाइन करें, व्हाट इज वर्चुअल मशीन? A virtual machine VM is a software program that creates an image or a emulation of a computer system that exists only in software form by using physical resources of physical computer system but behave like a separate actual computer. यहाँ पे वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स बोले गए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बोले गए हैं। एक्चुअली में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, जो कि एक इमेज, एक इमोल्यूशन तैयार करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उनके बेस पर, और उनको फिजिकली रिसोर्सेज जो भी उस मशीन से कनेक्टेड होंगे उनको ये वर्चुअल मशीन एक्सेस करती है। तो वर्चुअली ये एक्सेस करती है, बट हमें ऐसा बिहेव होता है कि हर एक कंप्यूटर सेपरेटली चल रहा है। तो वर्चुअल मशीन अगर हम 3 मशीन बनाते हैं, एक में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, दूसरे में विंडो डालते हैं, तीसरे में उबंटू डालते हैं, तो जिस भी मशीन से हम काम करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ही मशीन डेडिकेटेडली हमारे प्रोसेस को सॉल्व कर रहा है।
इन सिंपल लैंग्वेज वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। सिंपल लैंग्वेज में वर्चुअल मशीन को हम कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स है। A virtual machine, generally known as guest, is created within another computing environment referred as a host. वर्चुअल मशीन हमेशा एक गेस्ट के जैसे काम करती है जो किसी दूसरी मशीन पर एज अ होस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, इसलिए इसको रेफर्ड किया जाता है होस्ट मशीन के थ्रू। तो जिस मशीन पर ये इम्प्लीमेंट होगा उसी मशीन को एज अ होस्ट मानेगा। अ वर्चुअल मशीन डज नॉट ओन इट्स ओन हार्डवेयर। वर्चुअल मशीन कभी भी उसके अपने हार्डवेयर को यूज नहीं करती है। इनफैक्ट उसके अपने कोई हार्डवेयर होते ही नहीं। वो तो एक फिजिकल मशीन के सारे हार्डवेयर को एक्सेस करती है। जो भी होस्ट कंप्यूटर है उससे साथ जो भी रिसोर्सेस कनेक्टेड है उन रिसोर्सेस को ही वो यूज करती है। बट यहाँ पर यूज भी यहाँ पे इल्यूजन के फॉर्मेट में रहेगा, फिजिकली वो एक्सेस नहीं करती। मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स कैन एग्जिस्ट विथ इन अ सिंगल होस्ट एट अ वन टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम वर्चुअल मशीन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो एक होस्ट मशीन पर एक समय पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपने रेड हैट का सेमिनार, रेड हैट का जो वर्कशॉप हमने 2 दिन का रखा था, उसमें यदि आपने ज्वाइन किया हो तो वहाँ हमने देखा था कि हम कैसे एक हाइपरवाइजर टूल को यूज करके एक वर्चुअल मशीन सेटअप करते हैं। और ऑलरेडी एक मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज, उसके अलावा हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसमें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था जो कि रेड हैट 8 था। सो इसी तरह से हम अलग अलग वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें यूज़ करना है हम डायरेक्टली उसके साथ बूट करवा के हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअली एक्सेस करवा सकते हैं। हाउ अ वर्चुअल मशीन वर्क्स, द नेक्स्ट टॉपिक, कैसे काम करती है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम फिजिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे फिजिकल मशीन में कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ये भी फिजिकली होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाता है यूजर को। तो अगर यूजर को कोई एप्लीकेशन यूज करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो उस एप्लीकेशन को यूजर के साथ इंटरेक्ट करवाता है। इसी तरह से यूजर को अगर कोई हार्डवेयर लाइक सीपीयू यूज करना है, मेमोरी यूज करना है, डिस्क ड्राइव यूज करना है, नेटवर्क के कार्ड यूज करने हैं, कोई भी हार्डवेयर अगर ऑपरेटिंग यूजर को एक्सेस करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरफेस बनाकर देता है, तब जाकर यूजर उनको फिजिकली एक्सेस कर पाता है। यही चीज यदि हम वर्चुअली देखें तो अगर हम वर्चुअलाइजेशन देखें तो वर्चुअलाइजेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक सॉफ्टवेयर की लेयर प्रोवाइड कर देता है जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं। तो हाइपरवाइजर अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर की एक इल्यूजन लेयर्स है जिससे ऐसा लगता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके रिसोर्सेज डेडिकेटेडली यूजर की प्रोसेस को एक्सेस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और ये कई सारे हाइपरवाइजर टूल्स अवेलेबल है जो इस तरह की लेयर डिजाइन करते हैं। सो वर्चुअलाइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर लेयर known as hypervisor which can run either on bare hardware or on the top of an operating system. So ये है वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, उसकी एप्लीकेशंस, वर्चुअल मशीन 2 की एप्लीकेशंस, वर्चुअल मशीन 1 का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज, वर्चुअल मशीन 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज। एक्चुअली में रिसोर्सेज सारे कॉमन हैं, बट सारे वर्चुअल मशीन को ऐसा लगता है कि वो सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, नेटवर्क कार्ड, इन सभी को वो डेडिकेटेडली यूज कर रहा है। तो यही इल्यूजन क्रिएट करते हैं वर्चुअल सॉफ्टवेयर। और जिस मशीन के ये हार्डवेयर यूज करते हैं उनको हम होस्ट मशीन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय सॉफ्टवेयर इमोल्यूशन मेथड्स और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। दो तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Depending on their use and level of correspondence to any physical computer, virtual machine can be divided into two categories: system virtual machine and process virtual machine. तो वर्चुअल मशीन का यूज हमें कैसे करना है, किस लेवल पे करना है और फिजिकल कंप्यूटर को किस लेवल पे कॉरेस्पॉन्डिंग करना है।
तो वर्चुअल मशीन को हम इस बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टम वर्चुअल मशीन, सेकंड होता है प्रोसेस वर्चुअल मशीन। टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन में सबसे पहले है सिस्टम वर्चुअल मशीन, a system platform that supports the sharing of the host computer physical resources between multiple virtual machines, each running with its own copy of the operating system। तो सिस्टम वर्चुअल मशीन का क्या मतलब हुआ है कि यहाँ पे एक पूरा प्लेटफॉर्म शेयरिंग पे चला जाता है। जो भी होस्ट कंप्यूटर्स के जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं वो और उनके रिसोर्सेस ये सारे शेयरिंग मोड पे रहेंगे और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के बीच में सारे रिसोर्सेज शेयर्ड मोड में रहते हैं। जबकि प्रोसेस वर्चुअल मशीन में डिजाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दैट मास्क द इंफॉर्मेशन ऑफ अंडरलाइन हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अलाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू टेक प्लेस इन द सेम वे ऑन एनी गिवन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर केवल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम शेयर होता है और वो रन होता है, बट ये जो भी प्रोसेस होगा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को यूज करेगा। सो दो तरह के वर्चुअल मशीन्स है, सिस्टम वर्चुअल मशीन्स एंड प्रोसेस वर्चुअल मशीन। Advantage of virtual machine: allow multiple operating system environments on a single physical computer without any intervention। सबसे बड़ा एडवांटेज है वर्चुअल मशीन का कि यदि हमें एक मशीन पर, एक होस्ट मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन अलाउ करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को सेटअप करने करने के लिए और बिना किसी इंटरवेंशन के। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी टाइप से इंटरवेंशन नहीं कर सकता। वर्चुअल मशीन आर वाइडली अवेलेबल एंड आर इजी टू मैनेज एंड मेंटेन। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के समय में क्योंकि इससे कॉस्ट बहुत कम यूज़ होती है और आप बड़े बड़े सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये वाइडली अवेलेबल है और आसानी से मैनेज भी हो जाता है और मेंटेन भी हो जाता है। अदरवाइज एक सर्वर को ही जिसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए होती है उनको कॉन्फ़िगर करना, परचेस करना, उसके हार्डवेयर को परचेस करना, उसके लाइसेंस सॉफ्टवेयर को परचेस करना, उसको मेंटेनेंस करना, मैनेज करना, ये अपने आप में एक टफ टास्क है। और अगर इस तरह के और ज़्यादा सर्वर्स अगर किसी इंडस्ट्री में है तो उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इंडस्ट्री भी मूव कर रही है वर्चुअलाइजेशन पे ताकि उसे इस तरह के हार्डवेयर पर कॉस्टिंग ना करना पड़े, उन्हें परचेस ना करना पड़े। ऑफर्स एप्लीकेशन प्रोविजनिंग एंड डिजास्टर रिकवरी ऑप्शंस। ड्रॉबैक ऑफ वर्चुअल मशीन। अब कुछ प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी होंगे वर्चुअल मशीन के। देर आर नॉट एफिशिएंट एज अ फिजिकल कंप्यूटर बिकॉज द हार्डवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड रिसोर्सेज, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये एक फिजिकल कंप्यूटर के कंपेयर में इफिशिएंट नहीं माना जाता। जितना फिजिकल कंप्यूटर इफिशिएंट होता है उतना एक वर्चुअल मशीन इफिशिएंट काम नहीं कर पाता। Multiple virtual machines running on a single physical machine can deliver unstable performance। ऐसा हो सकता है कि अगर वर्चुअल मशीन्स काफ़ी सारी आपने डिज़ाइन की हुई है और अगर आपके रैम की साइज कम है तो फिर थोड़ा अनस्टेबल परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ये था वर्चुअल मशीन के बारे में। अब हम हाइपरवाइजर जो लेयर जो मैंने बताई थी, जो कि एक इल्यूजन की लेयर है जो हमें ये बताती है कि किस तरह से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल हार्डवेयर को रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो हाइपरवाइजर होते क्या है? अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर और हार्डवेयर दैट क्रिएट्स एंड रन वर्चुअल मशीन इज नोन एज हाइपरवाइजर। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, फर्मवेयर हो सकते हैं और हार्डवेयर भी हो सकते हैं जो कि क्रिएट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वर्चुअल मशीन को। तो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना और उसको रन करना, ये जो सॉफ्टवेयर
करेंगे उसको हम कहेंगे हाइपरवाइजर, ऑल्सो नोन एज वर्चुअल मशीन मॉनिटर। इसका दूसरा नाम भी है वर्चुअल मशीन मॉनिटर। A computer on which a hypervisor runs one or more virtual machine is called host machine। एक ऐसा कंप्यूटर जिस पर कोई हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर चल रहा है, रन हो रहा है, एक या एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं, उनको हम कहते हैं होस्ट मशीन। एंड ईच वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड गेस्ट मशीन। तो अगर आप एक होस्ट मशीन पर, एक फिजिकल मशीन पर 3 वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो उन वर्चुअल मशीन के सेटअप को हम कहेंगे गेस्ट मशीन। डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली वर्चुअल मशीन 1 एंड वर्चुअल मशीन 2। हर एक वर्चुअल मशीन के अपने एप्लीकेशंस, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी हार्डवेयर शेयरिंग पर है उनकी डिटेल। इसी तरह से वर्चुअल मशीन 2 की डिटेल, दोनों वर्चुअल मशीन को हम गेस्ट मशीन बोलेंगे, गेस्ट मशीन 1, गेस्ट मशीन 2। और ये जिस फिजिकल सिस्टम या जिस होस्ट सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल मशीन या होस्ट मशीन। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि हाइपरवाइजर लेयर बनाते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन, VMware फ्यूजन, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल VM फॉर 86 आर्किटेक्चर, ये प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, सोलेरिस जोन्स, पैरेलल्स, VMware वर्कस्टेशन। ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो वर्चुअलाइजेशन करते हैं और वर्चुअलाइजेशन में सपोर्ट करते हैं कि ये एक तरह की इल्यूजन्स बना सकते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हमें देखना है कि वर्चुअलाइजेशन अगर हम करते हैं तो किस तरह से हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वर्चुअलाइजेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है लेफ्ट डायग्राम में। यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशंस हैं, केस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ बफर कैश, इनपुट आउटपुट शेड्यूलर और डिवाइस ड्राइवर। इनपुट आउटपुट input output stack, and then emulator disk device, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में वर्चुअलाइजेशन होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी रिक्वेस्ट करती है या जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट आती है, वो सबसे पहले इनपुट आउटपुट स्टैक में आती है। आप इसको एक स्टॉक भी बोल सकते हैं जो कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखता है। देन इनपुट आउटपुट स्टॉक से कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट शेड्यूलर, जिनका काम होता है कि कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट है उनको शेड्यूल करे। उसके जस्ट ऊपर है बफर कैश। यहाँ पे बफर को यूज किया जाता है, जैसे इनपुट आउटपुट के डिवाइस के कुछ बफर्स होते हैं कि अगर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा सपोज ट्रांसफर करती है या किसी एग्जीक्यूशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करती है, तो बफर कैश को यूज करना होगा। और हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड कुछ डिवाइस ड्राइवर्स भी होंगे। तो अगर जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट आती है, उनको वर्चुअली एक्सेस करना होता है किसी वर्चुअल मशीन को, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है इनपुट आउटपुट स्टॉक पर। फिर उससे रिलेटेड इनपुट आउटपुट शेड्यूलर एक्टिवेट होता है, डिवाइस ड्राइवर एक्टिवेट होता है, उनके बफर कैश एक्टिवेट होते हैं, और फिर इनको यूज किया जाता है वर्चुअल मशीन के थ्रू। यहाँ पर एक होस्ट मशीन है और इस होस्ट मशीन पर हमने 3 वर्चुअल मशीन सेटअप की है। तीनों वर्चुअल मशीन के साथ साथ हमने सेम वही एनवायरनमेंट है कि एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर यूज किया है। इसमें वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन, इनपुट आउटपुट शेड्यूलर और डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे बफर केस की जगह पर हमने वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन किया हुआ है, क्योंकि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर हमें यूज करना है तो उसका फिजिकल एड्रेस हमें लेना पड़ता है। तो वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करना जरूरी होता है, जो कि वर्चुअल वर्चुअल मशीन के अंदर पॉसिबल है, हाइपरवाइजर लेयर में ये पॉसिबल है। और फिर यहाँ पर हम
लॉजिकल डिस्क डिवाइस या एनआईसी कार्ड, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो भी रिक्वेस्ट आती है उससे रिलेटेड डिवाइस ड्राइवर को यूज करके हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फिजिकल हार्डवेयर है, बट यहाँ पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम वर्चुअलाइजेशन के थ्रू एक मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी हम वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हर एक वर्चुअल मशीन पर यूजर बैठे होते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो यूजर 1 वर्चुअल मशीन को यूज करके इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कि फिजिकल मशीन के साथ कनेक्टेड है उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बट एक्सेस करने का प्रोविजन एक वर्चुअली रहेगा जो कि हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। सारे यूजर को लगेगा कि वो उनके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डेडिकेटेडली यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हार्डवेयर तो एक ही है। सपोज कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, या सपोज मेमोरी है, ये तो केवल सिंगल डिवाइस होती है होस्ट मशीन पर, बट इनकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर दी जाती है वर्चुअली, और हर एक वर्चुअल मशीन को एलोकेट कर दी जाती है। इस तरह से ये जो इल्यूजन क्रिएट करने का काम है ये हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर करते हैं, जिसको हम VMware या वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो हमारे सिलेबस में वर्चुअल मशीन का इंट्रोडक्शन है। वर्चुअल मशीन में वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, हाइपरवाइजर्स देखे, वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है क्रिएट वो देखा, प्रोसेसर का इशू, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और VMware ESXi जो कि एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर का नाम है। तो हमने उसके एग्जाम्पल देखे कि इसके अलावा भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं, जो वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी लेटेस्ट में काफ़ी पॉपुलर है, आपने नाम भी सुना होगा, क्लाउड रेफर्स टू द सर्वर दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। ये एक सर्वर को रेफर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब, इसमें हमें क्लाउड को समझना है, तो क्लाउड एक ऐसे सर्वर होते हैं जो एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू कई सारे यूजर। सो क्लाउड रेफर्स टू द सर्वर दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट और ये हमेशा रिमोट लोकेशंस पर अवेलेबल होते हैं। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स storing, managing and accessing the data and programs on the remote server that are hosted on internet instead of computer hard drive। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब हुआ, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके पास जो भी हार्डवेयर्स होते हैं वो किसी रिमोट लोकेशन पर होते हैं, बट उन रिमोट लोकेशन पर जितने भी उसके हार्डवेयर्स हैं उन सबको यूजर एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। जैसे मैंने बताया कि अगर हम एक सर्वर मशीन बनाना है और हम उस सर्वर मशीन को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉस्टिंग सपोज 2 लाख रुपए जा रही है, उसका मदरबोर्ड, उसका रैम, उसकी हार्ड डिस्क, उसका प्रोसेसर, उसकी कैश मेमोरी, इन सब की जब हम कॉस्टिंग करें और लाइसेंस सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग करें तो सपोज उसकी कीमत 2 लाख रुपए जाती है। और अगर हमें उस मशीन को कम कॉस्ट में तैयार करना है तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो एज इट इज़ कि हमें किस ब्रांड का प्रोसेसर चाहिए, किस ब्रांड की हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का होना चाहिए, मेमोरी कितनी साइज की होनी चाहिए, इनका सारा कॉन्फ़िगरेशन यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से उनको स्पेसिफिकेशन दे दें और वहाँ से यदि हम एक्सेस करें तो हमें कम कीमत में कम कॉस्टिंग पर हम वो सारे हाईली कॉन्फ़िगर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो सारे यूजर्स ऑटोमेटिकली क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करके इन मशीन के हार्डवेयर को, इन मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को, इन मशीन के इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज को कम कीमत में एक्सेस कर सकते हैं। और स्टूडेंट लेवल पे तो ये कुछ दिनों तक फ्री भी होता है कि आप आसानी से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लाउड पे चला सकते हो, कोई एप्लीकेशन क्लाउड पे चला सकते हो,
उसको एज ए स्टोरेज यूज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्लाउड यहाँ पर एक इंटरनेट को रेफर करता है कि बहुत सारी मशीन, बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस एक साथ कनेक्टेड है यूजिंग इंटरनेट। या आप इसको सर्वर भी बोल सकते हैं कि कई सारे सर्वर अगर इंटरनेट पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए तो उसे हम क्लाउड कहते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड का मतलब कोई बादल नहीं है। क्लाउड जैसे छोटे बड़े क्लाउड अवेलेबल होते हैं स्काई के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे मशीन्स भी अवेलेबल होती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। और एक बहुत बड़ा स्टोरेज, बहुत सारे रिसोर्सेस का कलेक्शन, काफ़ी वैरायटी में ऑपरेटिंग सिस्टम का कलेक्शन, एप्लीकेशंस का कलेक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटरफेस का कलेक्शन, राइट, फ्रेमवर्क का कलेक्शन, सब कुछ क्लाउड पर आज अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पर अवेलेबल है और शेयरिंग मोड पर अवेलेबल है। तो आप अपनी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो डिमांड होती है, जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को हम क्लाउड कंप्यूटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें सारे डिवाइसेस परचेस करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करना है, फ्रेमवर्क परचेस करना है, तभी हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। यदि हमारे मशीन पर डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है तो हम क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके डॉट नेट फ्रेमवर्क को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि हमारे मशीन में जावा नहीं है तो हम जावा वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमारी मशीन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए स्पेस नहीं है हार्ड डिस्क में या प्राइमरी मेमोरी में, तो हम डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग को कांटेक्ट करके वहां से हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयरिंग मोड में ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं और पूरा एनवायरनमेंट हमें वहां से अवेलेबल हो जाता है। सो ये डेटा स्टोरेज भी हो सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज भी हो सकते हैं, कंप्यूटिंग पावर भी रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग में या क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयरिंग मोड में होता है। और मैक्सिमम इंडस्ट्री आज इस मोड पर टर्न हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री अपने खुद के हार्डवेयर रिसोर्सेज परचेस करना नहीं चाहती, खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस वर्जन वाले परचेस करना नहीं चाहती क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें क्लाउड पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। कंपनी जिसके पास ये क्लाउड होता है वो इन तरह के रिसोर्सेज को एक बार परचेस करती है और अलग अलग यूज़र को, अलग अलग इंडस्ट्री को शेयरिंग मोड पर, रेंट बेस पर ये अवेलेबल कराती है। यूज़र उनको उतने दिन तक यूज़ करता है, उसका एक नॉमिनल कॉस्ट पे करता है। जैसे हम लोग 1 मंथ कहीं रहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग देते हैं। यदि हम होटल बुक करते हैं तो 1 नाइट का हम कुछ स्टे, 1 नाइट का स्टे का कुछ चार्ज हम होटल को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर इंटरनेट पर कई सारे सर्वर स्कैटर फॉर्म में है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और उन्हीं के रिसोर्सेज को हम एक्सेस करते हैं। In short, we store, manage and process data on a remote server. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक डेफिनेशन हुआ कि हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और प्रोसेस करते हैं किसी रिमोट सर्वर पे। तो अगर मैं क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो वो एप्लीकेशन उस क्लाउड मशीन के हार्डवेयर को यूज करके रन होती है, न कि मेरी मशीन के हार्डवेयर को यूज करती है। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है जो क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है, लाइक गूगल क्लाउड, आपने इसका नाम सुना होगा, गूगल क्लाउड, AWS, अमेजन वेब सर्विस, जिसका वर्कशॉप भी धवल सर ने किया था। आई होप आपने आपने उसको ज्वाइन किया हो तो आपको अमेजन वेब सर्विसेज जो कि एक क्लाउड है उसके बारे में पता हुआ होगा कि ये क्लाउड क्रिएट कैसे होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना एक क्लाउड है एज्योर करके, IBM कंपनी का अपना एक क्लाउड है IBM क्लाउड नाम से, अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा की आपने वेबसाइट देखी होगी तो उसका भी अपना एक क्लाउड है। तो ऐसी काफ़ी सारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि सर आपने इतना क्लाउड के बारे में बताया बट ये सर्विस हम कैसे ले सकते हैं।
हम कैसे इस सर्विस को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हाईली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हाईली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स है जिनको आप यूज करके अपनी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं। गूगल क्लाउड है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड। और स्टूडेंट के लिए ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप वहाँ की एप्लीकेशन यूज करो, वहाँ के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज करो, सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, होती है, और आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। 3 तरह के बेसिकली क्लाउड होते हैं। पब्लिक, जो सभी के लिए एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो सर्वर प्रोवाइड करते सर्विसेज। एंड हाइब्रिड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के फीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। और एक होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में सर्वर्स एक्सेसिबल बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को वो सर्विस प्रोवाइड होती है, केवल वही ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकती है। इसको हम कम्युनिटी क्लाउड्स कहते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। आपने देखा होगा गूगल पर हम जो गूगल ड्राइव को यूज करते हैं वो एक पब्लिक क्लाउड की कैटेगरी में आता है, जिसमें आप आसानी से अपना डेटा को गूगल क्लाउड पर, यदि आपका ईमेल आईडी बना हुआ है गूगल पर, तो उस ईमेल आईडी को यूज करके आप उस क्लाउड पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये सारी यूजर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप उस क्लाउड को यूज करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन को सेटअप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डॉक फाइल को यूज कर सकते हैं रिमोटली किसी भी लोकेशन पे। आपको पेन ड्राइव में अपनी एक्सेल फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल या किसी भी टाइप का डेटा पेन ड्राइव में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ना हार्ड डिस्क में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव को यूज करके आप अपना डेटा वहां स्टोर कर सकते हैं, और रिमोट लोकेशन पे कहीं भी किसी भी लोकेशन से आप ईमेल आईडी से लॉगिन करके उस गूगल ड्राइव से डेटा को ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ होती है क्लाउड की। और आपको सबसे बड़ी बात कि इसको मेंटेनेंस और इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होती। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आपके डेटा को सिक्योर कैसे रखना है। अलग अलग तरह के इंक्रिप्शन सिक्योरिटी, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट का सिक्योरिटी इंक्रिप्शन कोड वहाँ पे ऑलरेडी होता है। कई सारे एंटीवायरस वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होते हैं। तो ये सब उस क्लाउड को प्रोटेक्ट मोड में रखते हैं ताकि यूजर के डेटा को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और क्लाउड पर ही रेड मॉडल भी इम्प्लीमेंटेड होता है। तो हमने रेड मॉडल इसके पहले पढ़ा था कि कैसे यूजर के डेटा को हम इलेक्ट्रॉनिकली एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पर कॉपी करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो अगर एक ड्राइव फेल हो जाती है, यूजर का डेटा लॉस्ट होता है, तो दूसरी ड्राइव से हम उसको रिकवरी ले सकते हैं। तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और यूजर को डेटा ऑल द टाइम अवेलेबल कराना है। तो ये स्ट्रेंथ होती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। Sir, your voice is not audible. नाउ इट इज ऑडिबल। Yes, sir. तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्लाउड की: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। तो पब्लिक क्लाउड हमेशा सारे यूजर के लिए अवेलेबल होता है। प्राइवेट क्लाउड हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फीचर्स को इनबिल्ड करते हैं। और कम्युनिटी में कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होकर उस क्लाउड को यूज करती है। तो ये था हमारा क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारे सिलेबस में।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह से होती है, और कितने टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं या क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप के क्लाउड्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सब डिटेल आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक टॉपिक हमारा रिमेनिंग है, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। एक है आईओटी, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन निकालना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑन थिंग्स, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आज मैं अपना सिलेबस यहाँ पे फिनिश करता हूँ, थ्योरी वाला। सारे सेशन के वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स का यूआरएल आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करें। सारी पीडीएफ जो मटेरियल की है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज करें और प्रिपरेशन करें। आज के सेशन में अगर किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन करें।